नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, आज है तारीख 22 जून 2026 और आज की डेट में हम द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में छपने वाले उन प्रमुख आर्टिकल्स को डिटेल में देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। साथियों, यह वीडियो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं अपना पहला आर्टिकल, जहाँ पे आप देख रहे हो कि इंडियन नेवी के माध्यम से 3 जो शिप हैं उनको कमीशन कर दिया गया है। अब यहाँ पर कौन कौन सी शिप को यहाँ पर कमीशन किया गया है आप देख सकते हैं। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रेय, ये कुछ 3 आप शिप देख सकते हो जिसको आप यहाँ पर इंडियन नेवी के माध्यम से डिप्लॉय किया गया है वेस्ट बंगाल रीजन के अंदर। ठीक है, अब डिटेल में इस आर्टिकल को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो दूसरा आर्टिकल है वो क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से संबंधित रहने वाला है। अब ये माइक्रो फाइनेंस होता क्या है और अभी जो क्रेडिट गारंटी सिस्टम लेकर आया गया गवर्नमेंट के माध्यम से वह क्या है, डिटेल में देखेंगे। इसी के साथ जो अगला आर्टिकल है वह स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर या वर्ल्ड वाइड न्यूक्लियर जो एक प्रकार से पावर प्लांट है उससे बिजली तैयार की जाती है और ये बेसिकली 3 प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। तो उनमें से जो दूसरा स्टेज हमें देखने को मिलता है वह है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का। ठीक है, ये पहला स्टेज हमें देखने को मिलता है। वहीं पर दूसरा हमें एक स्टेज देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो जितने भी ब्रीडर रिएक्टर होते हैं वो क्या हैं और इसी के साथ अभी गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी लॉन्च की है, उससे क्या चेंजेस आएंगे, डिटेल में चीज़ों को देखेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ इज अ फंडामेंटल राइट नाउ। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके माध्यम से ये डिक्लेयर किया गया कि जो फुटपाथ है उसके ऊपर चलना किसी भी व्यक्ति का एक प्रकार से फंडामेंटल राइट होता है। तो ये जो आर्टिकल है इसमें आप जितना भी आर्टिकल देख रहे हो इसको एनके ग्लोबल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे आप प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इससे भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने आर्टिकल की। आप देख रहे हो अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके माध्यम से 3 इंडिजेनस नेवल जो एक प्रकार से शिप हैं उनको क्या किया है, कमीशन किया गया है। और तीनों शिप का नाम देख सकते हो, आईएनएस दूनागिरी, दूसरे शिप का नाम है आईएनएस संशोधक और तीसरे शिप का नाम है आईएनएस अग्रेय। और यहाँ पर कोलकाता से इसको डिप्लॉय किया गया है और यहाँ पर कल की ही बात आप यहाँ पर देख रहे हो। इसी के साथ सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो शिप बनाए गए हैं वह गार्ड रीच शिपयार्ड इंजीनियर्स लिमिटेड के माध्यम से बनाया गया है जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है। इसी के साथ यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो शिप आप देख रहे हैं इसके अंदर 75% जो कंपोनेंट है वह क्या है, इंडिया के द्वारा यूज किया गया है, यानी इंडिया के अंदर ही उसको इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि इस शिप को बनाने के लिए लगभग 200 एमएसएमई यानी स्मॉल मीडियम स्मॉल जो एंटरप्राइजेज होते हैं उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। अब बेसिकली इसका यहाँ पर पूरा स्पेसिफिक फीचर क्या है आइए डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर 3 जो शिप हैं उनको कमीशन किया गया है। तो पहला शिप हमने देखा आईएनएस दूनागिरी। अब आईएनएस दूनागिरी की खास बात ये क्या है कि यह स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। अब यहाँ पर 2-3 शब्द आप ध्यान रखिएगा। पहली बात क्या है, ये फ्रिगेट है। फ्रिगेट बेसिकली शिप ऐसी शिप होती है जो कि वॉरफेयर के अंदर यूज होती हैं। जहां पर आप सबसे पहले ऊपर वाली इमेज जो देख रहे हो इसकी बात हो रही है। अब बेसिकली क्या है, इसका यूज जो दुश्मन की नेवी है या फिर उनके जो सिस्टम है उनके ऊपर अटैक करने के लिए किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि ये स्टील्थ गाइडेड है। स्टील्थ गाइडेड का मतलब ये हुआ कि इसके पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये जो दुश्मन के रडार होते हैं उसको चकमा देकर क्या है, जो हमारा समुंदर है उसके अंदर काम कर सकती है। तो 2 बातों को आप ध्यान रखिएगा। पहली बात क्या है कि ये स्टील्थ गाइडेड मिसाइल इसके अंदर लगाए गए हैं और ये एक प्रकार का फ्रिगेट शिप देखने को मिलता है।
इसी के साथ साथ यहाँ पर जो स्टील्थ गाइडेड मिसाइल्स हैं उसके रूप में आप यहाँ पर देख रहे हो कि ब्रह्मोस को लगाया गया है। और ब्रह्मोस एक प्रकार का क्या है, सब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हमें देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसको डिप्लॉय किया गया है इस आईएनएस दूनागिरी के अंदर, जिसका नाम क्या है, ब्रह्मोस। और ब्रह्मोस के बारे में आप सभी जानते हो कि ब्रह्मोस जो मिसाइल सिस्टम है उसको इंडिया के द्वारा और इसी के साथ जो रशिया है, दोनों के द्वारा मिलकर तैयार किया गया है। ठीक है, अब ये जो इसका नामकरण है, इसके ऊपर भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आप देख रहे हो कि इंडिया की एक रिवर है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा से यहाँ पर नाम लिया गया है ब्रह्म। ठीक है, इसी के साथ साथ जो रशिया की एक रिवर है जिसका नाम है मॉस्कोस। ठीक है, तो उस मॉस्कोस से इसका जो पीछे का पार्ट है वो लिया गया है, तो इस प्रकार से इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस। ठीक है, इसी के साथ आगे हम देखते हैं कि ये जो आईएनएस दूनागिरी है ये बेसिकली क्या है, एंटी शिप वॉरफेयर के अंदर यूज होने वाली है। इसी के साथ एंटी एयर वॉरफेयर के अंदर भी यूज होने वाली है और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अंदर भी यूज होने वाली है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो समुंदर के अंदर शिप है उनसे भी ये लड़ाई कर सकता है। इसी के साथ एयर के अंदर अगर कोई सस्पेशियस एक प्रकार से एक्टिविटी हो रही है तो उसके ऊपर भी अटैक कर सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो सबमरीन है उसको भी अटैक कर सकता है। तो ये हमने डिटेल में देख लिया आईएनएस दूनागिरी के बारे में। ठीक है, तो जो भी प्रश्न पूछेगा आपका यहीं से प्रश्न बनने वाला है आईएनएस दूनागिरी से संबंधित। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की, जो आप यहाँ पर देख रहे हो आईएनएस संशोधक। अब ये बेसिकली एक प्रकार का क्या है, सर्वे वेसल है। सर्वे वेसल का मतलब आप सभी समझते ही हो, सर्वे का मतलब होता है जांच करना या फिर कोई चीज का क्या बोलते हैं, जानकारी इकट्ठा करना। तो इसी प्रकार से ये जो आईएनएस संशोधक है यहाँ पर यही काम करेगा कि जो जानकारियां हैं वह इकट्ठा करेगा। अब जानकारियां किस तरह से इकट्ठा करेगा, आप यहाँ पर इसके ऊपर देख रहे हो कि बहुत सारे सिस्टम्स लगाए गए हैं, बहुत सारे रडार सिस्टम लगाए गए हैं। अब ये जो रडार सिस्टम है बेसिकली आसपास जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं समुद्र के अंदर उसको डिटेक्ट करेगा। इसके अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये हाइड्रोग्राफिक एंड ओशनोग्राफिक जो सर्वे है वो एक प्रकार से प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यानी वहां पर जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके अंदर जो रडार है उसके माध्यम से सर्वे करेगा कि कौन सी स्थान की जो टोपोग्राफी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा टोपोग्राफी है, और इसी के साथ जो नेविगेशनल रूट है वो किस प्रकार से होगा, ये सारी चीजें इसके माध्यम से हम बेसिकली पता लगाते हैं। टोपोग्राफी का मतलब हो गया कि किस स्थान पर ज़्यादा गहराई है, किस स्थान पे कम गहराई है, किस स्थान पे कैसी वनस्पतियां मिलती हैं, जीव जंतु, ये सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए यहाँ पर आईएनएस संशोधक का यूज किया जाएगा। इसी के साथ इसको इस प्रकार कैपेबल बनाने के लिए इसके अंदर जो बेसिकली कुछ सपोर्ट सिस्टम लगाए गए हैं जिसके माध्यम से क्या है कि ये सेफ नेविगेशन को प्रोवाइड कराता है। इसी के साथ पोर्ट डेवलपमेंट के अंदर, मैरीटाइम बाउंड्री मैपिंग के अंदर और अंडर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्लानिंग है उसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्यों मदद करता है, क्योंकि बेसिकली ये क्या करता है, आसपास का जितना भी इलाका है उसका सर्वे कर लेता है और सर्वे के अकॉर्डिंग फिर प्लान बनाना आसान होता है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि आईएनएस अग्रेय, ये हमारा जो थर्ड बेसिकली शिप है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ध्यान रखिएगा 3 शिप हैं। सबसे पहले आईएनएस दूनागिरी, फिर इसी के साथ दूसरे नंबर पे हमें नजर आता है आईएनएस संशोधक और तीसरे नंबर पे आता है आईएनएस अग्रेय। ठीक है, अब यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि जो आईएनएस अग्रेय है वह एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट हमें नजर आ रहा है। तो नाम से ही पता चल रहा है, सबसे पहली बात क्या है कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, जो दुश्मन की सबमरीन है उनको डिटेक्ट करके उनके ऊपर अटैक करने का ये काम करेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये शैलो वाटर के अंदर काम करने वाला शिप यानी क्राफ्ट हमें नजर आता है, वाटर क्राफ्ट हमें नजर आता है। तो 2 बातें हैं, शैलो वाटर क्राफ्ट है, दूसरी बात क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अंदर इसका यूज होता हुआ नजर आता है।
इसका बेसिक काम ये होता है कि जो हमारे दुश्मन की सेना है उसके सबमरीन को डिटेक्ट करना, उनकी जो आर्सनल हैं और भी बाकी चीजें हैं, ठीक है, उनको क्या करना, न्यूट्रलाइज करना। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर रडार देख रहे हो, ये बेसिकली जो रडार सिस्टम है वो क्या करेंगे कि उनकी जो रेडियो या फिर जो बाकी फ्रीक्वेंसी होती हैं, ठीक है, उनको क्या है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, और इसको ये चीज इक्विप करने के लिए हमने इसके अंदर बहुत सारे सोनार्स को लगाया है, ट्रोपेटोज को लगाया है, इसी के साथ एंटी सबमरीन रॉकेट्स को लगाया है, ताकि क्या है उनको डिटेक्ट करने के बाद, उनके सिस्टम को हैंग करने के बाद उनके ऊपर अटैक भी किया जा सके। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप समझ सकते हो कि अगर ये सारी चीजें हमने अभी जो डिप्लॉय कर दिया है वो इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि अभी जो पाकिस्तान है उसने भी जब बहुत ही बड़े पैमाने पर क्या है कि चाइना से शिप खरीद रहा है। दूसरी बात, चाइना भी क्या है अपना जो नेवल पावर है वो लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या है कि इंडिया को भी अपना नेवल पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया के दोनों तरफ ही हमें प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। और दूसरी बात ये भी है कि इंडिया ने ये पूरा का पूरा जो एक प्रकार से डिप्लॉयमेंट है वो करके वर्ल्ड को दिखा दिया, या फिर जो दुश्मन कंट्रीज हैं उनको ये दिखा दिया कि इंडिया के पास सबसे पहले क्या है, इंडिजेनस बेसिकली क्या है उसके पास कैपेबिलिटी है। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि 75% तक जो हमारा पूरा मटेरियल है वो इंडिजेनसली डेवलप्ड है। तो ये भी यहाँ पर दुश्मन को बताता है कि अगर इन फ्यूचर अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम क्या है इंडिजेनस वे में ही क्या है इन सब चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं बहुत ही जल्द। दूसरी बात यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये जो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको भी स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ दूसरे नंबर पे ये इंडो पैसिफिक जो बेसिकली हमारी स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं कि जो पूरा का पूरा रीजन है वो फ्री होना चाहिए, ओपन होना चाहिए और इंक्लूसिव होना चाहिए, उसको क्या है प्रमोट करता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी बात हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इंडिजेनियसली पूरा का पूरा डेवलप्ड है, तो इसका मतलब इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट है वो इससे बूस्ट होता हुआ नजर आएगा। और इसी के साथ साथ जो हमारी बेसिकली इंडिजेनस या फिर डोमेस्टिक कैपेबिलिटी है वो भी शो हो रही है। चौथे नंबर पे आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया की जो ब्लू वाटर पॉलिसी है उसका जो हमारा एम्बिशन है वो भी फुलफिल हो रहा है। और पांचवें नंबर पे आप सबसे इम्पोर्टेंट दे सकते हो वो क्या है कि इसके अंदर हमने एमएसएमई को भी शामिल किया है। इसका मतलब क्या है, मीडियम और जो स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं वो भी क्या है इंडिया में इस डिफेंस के फील्ड में आगे आ रहे हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा जो बेसिकली डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें इंडिया की कैपेबिलिटी नज़र आ रही है इस पूरे के पूरे डिप्लॉयमेंट के माध्यम से। अब हम यहाँ पर जो कुछ स्टैटिक फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पर जो अपना पूरा आर्टिकल था वो क्लियर हो गया है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जाम में सिर्फ इतने से ही पूछेगा जितना अभी यहाँ पर न्यूज में है। एग्जाम में क्या है इससे ज्यादा पूछता है, और वो क्या पूछ सकता है कि जो इंडियन नेवी है उसका फाउंडेशन कब हुआ। तो 26 जनवरी 1950 में क्या है इंडियन नेवी का फाउंडेशन होता है। न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर 4 स्टार एक जो एडमिरल है वो इंडियन नेवी को क्या करता है, हेड करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ जिसको हम बेसिकली चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है, जो हमारी इंडियन नेवी है उसके बहुत सारे कमांड हैं। स्पेसिफिकली 3 कमांड आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहला नजर आता है वेस्टर्न कमांड, फिर उसके बाद ईस्टर्न कमांड, और फिर तीसरे नंबर पे आता है सार्दर्न कमांड। साथियों, अगर आप इंडिया के मैप को ध्यान से देखोगे तो आपको मैप कुछ इस प्रकार से नजर आता है। जहां पर आप ये वेस्टर्न कमांड देखोगे, इस वेस्टर्न कमांड के अंदर हमें नजर आता है मुंबई के अंदर यहाँ पर क्या है एक सेंटर देखने को मिलता है। दूसरा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ईस्ट के अंदर विशाखापट्टनम। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ कोची हमें देखने को मिलता है साउथ इंडिया के अंदर। तो इस प्रकार से क्या है ये बेसिकली जो हमारे नेवल कमांड हैं उनके सेंटर हैं आप यहाँ पर
देख सकते हो। तो इन सभी को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि वेस्टर्न जो नेवल कमांड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? विशाखापट्टनम में। साउथ नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोची के अंदर। तो ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की। तो मैंने आपको बता दिया इंडिया और रशिया के द्वारा बनाया गया है। ब्रह्मपुत्रा और जो मोस्कवा रिवर है उस दोनों के नाम के आधार पर इसको रखा गया है। इसी के साथ साथ ये एक प्रकार का क्या है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसी के साथ इसकी जो स्पीड है वो माक 2.8 से लेकर 3.0 तक हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि गार्डन रीच शिपयार्ड इंजीनियर लिमिटेड बेसिकली है क्या। तो बेसिकली ये क्या है, एक प्रकार से इंडिया के अंदर जो शिप है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग के एक स्पेसिफिक यूनिट है, कंपनी है। ठीक है, जिसको 1984 में स्थापित किया गया था कोलकाता के अंदर। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये इंडिया के अंदर प्राइमरली क्या बनाती है, वॉरशिप जो होती है उनको क्रिएट करने का, उसको बनाने का काम करती है। इसी के साथ साथ अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर आखिरकार क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर जितने भी पॉइंट है वो हमने ऊपर आर्टिकल डिस्कस कर लिया। अब कुछ एडिशनल पॉइंट है जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव में बार बार पूछे जाते हैं कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर आखिरकार होता क्या है। तो इस वजह से यहाँ पर अलग से बताया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि ऐसी सबमरीन होती है जो कि दुश्मन की सबमरीन को या फिर उनके ठिकानों को और बाकी चीज़ों को पहले डिटेक्ट करती है, उनको ट्रैक करती है और फिर उनको क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, इसके अंदर जो सोनार है, टोरपेडोज है, फिर इसी के साथ मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है और भी अन्य प्रकार की जो चीज़ें हैं आप यहाँ पर डिप्लॉय करते होते हुए यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर हम बात करते हैं कि हाइड्रोफिक सर्वे। यहाँ पर एक मैंने वर्ड यूज किया था सबसे पहले कि ये क्या करती है, जो दूसरी सबमरीन है वो क्या करती है, एक प्रकार से सर्वे करती है। और सर्वे किस प्रकार से, जो भी हमारा हाइड्रोस्फेयर है या फिर जो भी हमारा समुंदर है उसका सर्वे करती है। ओशियन की मैपिंग करती है, सी बेड की मैपिंग करती है और जो नेविगेशन है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करती है। और हार्बर और कंस्ट्रक्शन के अंदर और डिफेंस की प्लानिंग के अंदर इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी के साथ ये कुछ की फैक्ट हैं, आप यहाँ पर इसको अपने आप एक बार देख सकते हो कि इंडिया के और कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इससे संबंधित। अब यहाँ पर प्रीलिम से रिगार्डिंग कुछ फैक्ट है, आप यहाँ पर अपने आप इसको एक बार देख सकते हैं। लास्ट में चलते चलते इस पूरे के पूरे आर्टिकल के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आप बस मेंशन कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 1, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और फिर इसका ABCD जो भी आंसर हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, इससे क्या है कि आपका जो लर्निंग कैपेबिलिटी है और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं अपने दूसरे आर्टिकल की। दूसरा आर्टिकल बात कर रहा है क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जो एक प्रकार की क्रेडिट गारंटी फंड जो है उसकी स्कीम को लॉन्च किया गया है। और ये स्कीम स्पेसिफिकली बात करता है किसके बारे में, जो माइक्रो फाइनेंसेस होते हैं उनके बारे में। ठीक है, अब पहले इसका एक चरण चालू हो चुका था, ये अभी इसका दूसरा संस्करण है, इस वजह से इसको CGSMFI 2.0 का नाम दिया गया है। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, जो बैंक होते हैं उनको एनकरेज करता है और इसी के साथ जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको एनकरेज करता है कि वो जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो क्या करें, लोन प्रोवाइड करें बेसिकली जो छोटे छोटे उद्यम हैं उन सभी को। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, छोटी छोटी जो उद्यम होते हैं उनको कई बार क्या होता है, पैसे की दिक्कत होती है, लोन उनको क्या है नहीं मिलता क्योंकि उनका उद्यम इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता कि उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके। इसी वजह से बैंक उनको कभी लोन नहीं देते। अब ऐसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बेसिकली ये कदम उठाया गया है कि ये जो पूरा लोन प्रोवाइड किया जाएगा
ये बेसिकली बैंकों के माध्यम से और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके माध्यम से किसको, एमएफआई को, यानी माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन सभी को, छोटी छोटी कंपनियां होती हैं उनको, वो क्या है, गवर्नमेंट बैक्ड होंगी। ठीक है, गवर्नमेंट गारंटी लेके बैठेगी कि अगर आप इनको बेसिकली क्या देंगे, इस स्कीम के अंतर्गत पैसे देंगे, तो अगर वो कंपनी डूबती है या फिर उसको कुछ नुकसान होता है, आपको पैसा रिटर्न नहीं मिल पाता है, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट आपको क्या देगी, उसके बदले में पैसा देगी। ये एक बात हो गई। इसी के साथ साथ यहाँ पर बेसिकली लोन प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर स्पेशल फोकस दिया जाएगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ऊपर, तो ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ऊपर स्पेशल फोकस यहाँ पर दिया जा रहा है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है कि लगभग हम इसमें 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। ठीक है, ये जो पूरी स्कीम है इसके तहत, ठीक है, इसके तहत हम क्या करेंगे, जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मीडियम साइज के इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी को क्या है, हम लोन प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है गवर्नमेंट बैक्ड होगा, ताकि क्या है, जो रिस्क है वो कम से कम हो पाए। इसी के साथ अब बात करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई गई, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं कि ये एक प्रकार के कोलैटरल फ्री लोन टू लो इनकम हाउस होल्ड, यानी बेसिकली जो छोटे छोटे हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं उनको एक प्रकार से लोन प्रोवाइड कराने का काम करेगी। अब कोलैटरल का मतलब है कि मान लो वो जो स्मॉल फाइनेंशियर है, अगर उसको पैसा नहीं मिल पाता है, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट अपनी तरफ से उसका भुगतान है वो करती हुई नजर आएगी। यहाँ पर दूसरी बात क्या बोली जा रही है कि इसके अंदर महिलाओं के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, यानी जो महिला एंटरप्रेन्योर है उनको, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाना है इस स्कीम के तहत में। इसी के साथ साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। इसी के साथ जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट करने के ऊपर फोकस किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो इनफॉर्मल मनी लेंडर्स होते हैं उनको यहाँ पर रिड्यूस करने के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, बेसिकली होता क्या है कि अगर आप गांवों के अंदर जाओगे या फिर कहीं पे भी, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी बैंक हैं, ठीक है, वो सभी उन्हीं व्यक्तियों को लोन प्रोवाइड कराते हैं जो कि फॉर्मल सेक्टर में हों। मतलब अमूमन ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर लोन उसी के सैंक्शन हो पाते हैं जो कि फॉर्मल सेक्टर में हो, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, सारा रिकॉर्ड वगैरह होता है, तो इस वजह से वो फॉर्मल सेक्टर को ज़्यादा लोन देते हैं। और दूसरी बात, वो बड़े बड़े उद्यमों को लोन प्रोवाइड कराने में ज़्यादा फोकस करते हैं। अब वहीं पर क्या होता है, जो छोटे उद्यम होते हैं, और दूसरी तरफ क्या है कि जहां पर क्या है रिटर्न के चांसेस कम होते हैं, वहां पर क्या है उनको लोन ही नहीं दिया जाता। अब जब उनको लोन नहीं दिया जाता तो लोग लोन लेने के लिए इनफॉर्मल जो मनी लेंडर्स होते हैं, ठीक है, जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्राइवेट बैंक खुले होते हैं, प्राइवेट बैंक खुले होते हैं, और दूसरी तरफ क्या होते हैं, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, वो बिचौलिए के रूप में क्या करता है कि बैंकों से लोन प्रोवाइड करवाता है किसी भी इंडिविजुअल को या किसी फर्म को, और बदले में जब वो लोन प्रोवाइड करवा रहा है तो उसके बिहाफ पर क्या है, कुछ पैसे ले लेता है, कमीशन ले लेता है। अब ऐसे में क्या होता है, जो लोन टेकर है, ठीक है, उसको क्या है डबल बर्डन हो जाता है, एक तो बैंक का भी, और दूसरा क्या है, ये जो इनफॉर्मल जो मनी लेंडर्स हैं उनका भी बर्डन पड़ जाता है, यानी दोहरा ब्याज देता हुआ वो नजर आता है। तो इस सिचुएशन को खत्म करने के लिए ये गवर्नमेंट स्कीम लेकर आई है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की। स्कीम देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जो नॉन प्रॉफिट एसेट्स हैं, ठीक है, जिसको हम एनपीए कहते हैं, वो लगातार बैंकों के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। अब नॉन प्रॉफिट एसेट्स क्या होता है, समझ लीजिए, मान लीजिए आप है ए, और आपने क्या किया, एक बैंक से लोन लिया। अब लोन लेने के लिए आपने क्या किया, अपना जो कोई भी जो भी संपत्ति है, उस संपत्ति को बैंक के अंदर, ठीक है, ये है बी यानी बैंक, बैंक के अंदर क्या किया, अपनी इस संपत्ति को गिरवी रख दिया। अब नॉर्मल सी बात है,
आपको बदले में पैसा मिल गया। अब पैसे के बदले आप यहाँ पर क्या करोगे, ब्याज चुकाओगे बाद में। लेकिन आपको नुकसान हो गया किसी कारणवश और आपने क्या किया, बैंक को ये जो रिटर्न था वो नहीं दिया। तो ऐसे में क्या करती है जो बैंक होती है, वो क्या करती है, आपने ये जो अभी सामान दिया था, ठीक है, लोन के बदले में, वो सामान को जब्त कर लेती है। कौन कर लेती है, बैंक। अब ये जो बैंक है, अब नॉर्मल सी बात है, मान लीजिए आपका घर का कागज हो गया या आपका कोई गाड़ी का कागज हो गया या आपके फैक्ट्री का कागज हो गया, वो बैंक के पास अभी गिरवी है। अब नॉर्मल सी बात है, बैंक का तो उसको कोई काम ही नहीं है, ठीक है, और बदले में क्या है, उसकी जो वैल्यू है वो भी समय के साथ कम होती रहती है। तो यहाँ पर ये जो बैंक है, इसके लिए ये आपका जो बेसिकली डिपॉजिट किया है आपने, या फिर ये जो आपने कोई अपनी चीज गिरवी रखी है, वो एक टर्म में क्या कहेंगे इसको, नॉन प्रॉफिट एसेट यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एनपीए इसी को बोला जाता है। तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं लोन डिफॉल्ट। जब लोन नहीं दे पाते उसको लोन डिफॉल्ट कहते हैं। ओवर इंडेप्टेडनेस और बोरोवर्स, यानी और भी ज्यादा ब्याज पे ब्याज लगते चले जाना, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अभी मैंने शायद प्रॉफिट एसेट बोल दिया, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि बैंक के लिए वो कुछ परफॉर्म ही नहीं कर रही है, ठीक है, उसको ज्यादा पैसे नहीं दे रही है, इस वजह से इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है। अब दूसरी और भी प्रॉब्लम है, जैसे कि फंडिंग कंस्ट्रेन, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट और वल्नरेबिलिटी टू इकोनॉमिक शॉक, ठीक है, कई बार इकोनॉमिक शॉक लग जाता है, यानी आर्थिक मंदी आ जाती है, इसकी वजह से बेसिकली क्या है, बैंकों को नुकसान हो सकता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण आपको नजर आ रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो आर्टिकल में जो जो था यहाँ पर हमने डिटेल में बात कर लिया है, ठीक है। अब हम कुछ स्टैटिक फैक्ट के ऊपर भी ध्यान कर लेते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा डिटेल में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये माइक्रो फाइनेंसेस आखिरकार होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख रहे हो, स्मॉल वैल्यू की जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसी को ही बेसिकली माइक्रो फाइनेंसेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ आरबीआई बेसिकली क्या है, तो यहाँ पर क्या है, माइक्रो फाइनेंशियल लोन इज कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइडेड टू हाउस होल्ड विद एनुअल इनकम अप टू 3 लाख। बेसिकली क्या है, माइक्रो फाइनेंसेस के अंदर हम सिर्फ उन्हीं को शामिल करते हैं आरबीआई की डेफिनेशन के अनुसार, जिसको बेसिकली क्या है, एनुअल इनकम 30 लाख से कम हो, ठीक है, यानी 30 लाख तक हो या फिर 30 लाख से कम हो। ऐसे इंडिविजुअल को या फिर ऐसे फर्म को अगर हम लोन देते हैं तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, माइक्रो फाइनेंसेस। इसी के साथ साथ यहाँ पर बेसिकली आरबीआई, यहाँ पर क्यों मैंने बोला, क्योंकि आरबीआई है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यही बेसिकली क्या करती है, एनबीएफसी और जो माइक्रो फाइनेंसेस है उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक फैक्ट है जो कि आपको याद रखना जरूरी है। यहाँ पर माइक्रो फाइनेंसेस को रेगुलेट कौन करती है, आरबीआई करती है, ठीक। इसी के साथ माइक्रो फाइनेंस की कैटेगरी क्या है, ऐसे बेसिकली कैटेगरी जिसका सैलरी या फिर जो टर्नओवर है वो 30 लाख के तक हो या फिर 30 लाख से कम हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगला पॉइंट आता है, नाबार्ड क्या होता है। नाबार्ड बेसिकली क्या है, जिस तरह से अर्बन एरिया में बैंक लोन प्रोवाइड कराते हैं और बाकी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी तरह अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे तो बहुत सारे नाबार्ड खुले होते हैं, ठीक है। ये एक तरह से बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की तरह से काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, नेशनल बैंक है एक प्रकार का, जो कि एग्रीकल्चर और जो रूरल डेवलपमेंट है उसके लिए काम करता है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये जो किसान हैं उनको बेसिकली लोन प्रोवाइड कराता है, और जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको लोन यहाँ पर ये प्रोवाइड कराता है नाबार्ड। इसको 1982 के अंदर इस्टेब्लिश किया था मुंबई के अंदर, इसका आज के समय में हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करते हैं रूरल क्रेडिट प्लानिंग के बारे में। ये बेसिकली ये जो नाबार्ड है उसका फंक्शन बताया है कि ये क्रेडिट प्रोवाइड कराता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करवाता है, स्मॉल जो हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनको प्रमोट करता है और फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पर प्रोवाइड कराता है।
अब यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, यहाँ पर मैंने स्मॉल बोल दिया था, ठीक कर लीजिएगा। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि स्मॉल लेवल पर होते हैं और एक दूसरे के कोऑपरेशन के माध्यम से यहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। ये मिलकर क्या है, कोई पर्टिकुलर वर्क करते हैं और उस वर्क का जो प्रॉफिट होता है वो आपस में बांट लेते हैं। ऐसे छोटे छोटे जो ग्रुप होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। और ये ग्रुप बेसिकली क्या है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, बल्कि कुछ लोगों का समूह होता है जो क्या मिलकर क्या है, कोई काम करते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम भी चलते हैं स्मॉल जो ग्रुप्स हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये कुछ कैटेगरी है लोन की, कि इसके तहत क्या किया जाता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है इन 4 बेसिस पे। 50,000 तक का लोन, 50 से 5 लाख तक का, 5 से 10 लाख का, और फिर 10 लाख से भी ऊपर तक का जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाता है इसके अंतर्गत। अब यहाँ पर टाइप की बात करें तो ये सारे टाइप आप देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट और फैक्ट कि यहाँ पर इंडिया के अंदर आज के समय में 95% जो हमारे बोरोवर्स हैं माइक्रो फाइनेंस के अंदर, वो क्या है, वुमेन है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो महिला सशक्तिकरण का अभियान है वो क्या है, एक तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर जो महिलाएं हैं उनको बड़े पैमाने पर कार्य मिल रहा है और बैंकों से लोन मिल रहा है, वो अपने नए उद्यम को खोल रही हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में हमने चीज़ों को देख लिया, बाकी चीज़ें सारी इस प्रकार से आपको नज़र आ रही है। अब हम यहाँ पर लास्ट में चलते चलते देख लेते हैं प्रीलिम्स के एक क्वेश्चन को। साथियों, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। अभी अभी आपने आर्टिकल पढ़ा और अभी आपको यहाँ पर सारी चीज़ें लगभग आपको ध्यान में ही होंगी। ये अपना आर्टिकल नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसके बाद मेंशन कर देना जो भी इसका आंसर हो, ABCD, जो भी इसका आंसर हो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से, और फिर लास्ट में आंसर इस प्रकार से कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। साथियों, नेक्स्ट आर्टिकल में बढ़ने से पहले आपके लिए इंफॉर्मेशन, ये अपना टेलीग्राम चैनल है NK ग्लोबल एजुकेशन। यहाँ पर जाके आप बहुत सारे जो फ्री रिसोर्सेज है, PDFs हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन आप देख सकते हो 499 में, जो जिसके अंदर आपको डेली बेस पर जो करंट अफेयर PDF है, जैसा कि आप ये पूरी PDF देख रहे थे पहले, ठीक है। इसी के साथ वीकली बेस पर, मंथली बेस पर, और पूरे साल भर का जो करंट अफेयर मैगजीन है, बुकलेट है, वो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 499 के ग्रुप में मिलेगी। साथियों, इस ग्रुप को ज्वाइन करते ही पहले की जितनी भी PDF है वो आपको मिल जाएंगी, और इसी के साथ इन फ्यूचर जितनी PDF आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। अनलिमिटेड टाइम के लिए आप इसको ज्वाइन करके रख सकते हो। एक बार ज्वाइन किया, फिर जितने समय तक आप ज्वाइन करके रखना चाहते हो करके रख सकते हो। इस ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए सिंपल सा ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया है इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने आर्टिकल में। तीसरा आर्टिकल है वो बात कर रहा है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में। अब ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आखिरकार होता क्या है, आप यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि इंडिया के अंदर हमें क्या करना चाहिए, लगातार अपनी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो बढ़ती चली जा रही है, और दूसरी बात क्या है, गर्मियों के सिचुएशन, गर्मी के मौसम में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इतनी ज़्यादा कम प्रोड्यूस हो रही है कि इलेक्ट्रिसिटी काटनी पड़ रही है कई जगहों पर। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमें क्या करना चाहिए, अब जो एक प्रकार से थर्मल पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट वह होते हैं जहाँ पर क्या है, बिजली बनाई जाती है, और ये बिजली क्या है, कोयले से आमतौर पर बनाई जाती है। अब गवर्नमेंट ये कह रही है थर्मल के स्थान पर ना हमें क्या है, बेसिकली परमाणु का यूज करना चाहिए, यानी एक प्रकार से न्यूक्लियर का यूज करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब इस न्यूक्लियर के द्वारा पावर जनरेट करने के लिए भी ना कई प्रकार के स्टेजेस होते हैं या फिर कई प्रकार के मेथड होते हैं। अब इसमें हमें बेसिकली क्या है, 3 मेथड हमें नजर आते हैं। पहला मेथड हमें नजर आता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का,
स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अंदर छोटे छोटे परमाणु संयंत्र होते हैं जहां पर हम लगभग 300 से लेकर 500 तक मेगावाट तक की बिजली हम बनाते हैं। ठीक है, 30 से लेकर 300 मेगावाट तक की जो बिजली है वो हम बनाते हैं। फिर उसी के बाद दूसरे पॉइंट पर आते हैं, प्लेस पर आता है, या फिर दूसरे स्टेज भी हम इसको कह सकते हैं, वो क्या है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बेसिकली इससे ज़्यादा काम करता है और इसी के साथ जो और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हमें नज़र आता है। इसी के साथ और भी इसके स्टेज हमें नज़र आते हैं। आइए एक काम करते हैं कि सभी चीज़ों को यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। तो बेसिक बात ये हो रही है कि जो पहला स्टेज है, ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अब इंडिया के अंदर डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरी करनी है। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें नज़र आता है कि जो बेसिकली इंडियाज एटोनॉमिक एनर्जी रेगुलेटर इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द सेम strength safety standard for small modular reactor as for large nuclear power plant। बेसिकली यहाँ पर बात ये की जा रही है कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अभी कुछ समय पर एक शांति एक्ट लाया गया 2025 में। ठीक है, इस शांति एक्ट के अंतर्गत हमने क्या किया है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको ये बोल दिया कि आप क्या कीजिए, अपने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर आपको लगाना है तो वो लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो 20,000 करोड़ बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के ऊपर खर्च करने के लिए इस प्रकार से क्या है, भारत SMR प्रोजेक्ट लेकर आई। अब इसके अंतर्गत बेसिकली हो क्या रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को खोला जा रहा है। अब ये प्राइवेट कंपनियों को छूट दे दी गई है कि अगर कभी कोई बेसिकली कोई घटना घटती है परमाणु लीक से संबंधित, न्यूक्लियर एक प्रकार से मिसकंडक्ट से संबंधित, तो उसमें क्या है, बेसिकली पहले क्या होता था, जो कंपनियां होती हैं सारी जिम्मेवारी उनकी होती है और दूसरी बात जो वहां पर रेगुलेटर होता है उसकी होती है। इसी के साथ गवर्नमेंट इस तरह से पीछे पूरी तरह से हट जाती थी। लेकिन यहाँ पर ये बात की जा रही है, गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अभी के समय में दो तरह के हमारे पास रिएक्टर आते हैं, एक बड़े लार्ज स्केल पर परमाणु संयंत्र है और एक है छोटे लेवल पे। तो जो छोटे लेवल पे बेसिकली यहाँ पर परमाणु संयंत्र लगाए जा रहे हैं, ठीक है, वहां पर क्या है, बेसिकली प्राइवेट हाथों में उसको अब दिया जा रहा है और वहां पर ये गवर्नमेंट कह रही है कि प्राइवेट के अंदर जो बेसिकली अभी ये रूल्स और रेगुलेशन हुआ करते थे उसके अंदर हम थोड़ी सी ढिलाई कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां भारत के अंदर आएँ। ठीक है, तो यही पूरा बेसिक मामला है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आखिरकार है क्या। ऐसे बेसिकली रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जिसकी कैपेसिटी 30 मेगावाट से लेकर 300 मेगावाट पर यूनिट हमें देखने को मिलती हो। ठीक है, और वहीं पर अगर हम कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो वो 500 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो नए प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं SMR के अंदर, ठीक है, ये बेसिकली क्या होंगे, छोटी छोटी यूनिट के अंदर लगाए जाएंगे। यूनिट का मतलब क्या है, एक बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होंगी, उन कंपनियों से अलग अलग माल उठाकर लाएंगे, एक जगह पर क्या कर देंगे, असेंबल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देंगे, असेंबल कर देंगे और बहुत ही कम समय में हम क्या करते हैं, अपने परमाणु संयंत्र को लगाते हुए नजर आएंगे। एक बात, दूसरा क्या है, इसके कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर पूरा परमाणु संयंत्र का साइज छोटा होगा, इस वजह से यहाँ पर जो इसका फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट और बाकी सभी चीजें, वो भी कम होगा। दूसरा क्या है कि यहाँ पर फैक्ट्री बिल्ड मॉड्यूलर कंपोनेंट्स इसके अंदर होंगे, यानी फैक्ट्रियों के अंदर कंपोनेंट को बनाया जाएगा और लास्ट में एक जगह लाकर इसको असेंबल कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारे परमाणु संयंत्र है उनका कंस्ट्रक्शन और भी ज़्यादा तेजी से हो पाएगा और इसी के साथ साथ जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। इसी के साथ साथ जो हमारी सेफ्टी है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी और जो डिप्लॉयमेंट है वो भी फ्लेक्सिबल हो पाएगा। ठीक है, यानी अगर हम अलग अलग पार्ट को अलग अलग जगह बना के एक जगह पर ले जाकर जोड़ देंगे तो इससे क्या है, मान लीजिए कोई पहाड़ी इलाका है या दूर दराज के इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है, बहुत दूर दराज, वहां पर भी क्या है, हम अपने परमाणु संयंत्र को आसानी से ओपन कर सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पर नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कि इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया बेसिकली क्या है,
यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले 3 स्टेज समझाऊंगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर इमेज में देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले अगर इंडिया की बात करें या वर्ल्ड वाइड, बेसिकली होता क्या है कि न्यूक्लियर जो हमारे पावर प्लांट होते हैं उनके 3 स्टेज हमें नजर आते हैं। ठीक है, पहला स्टेज में आप यहाँ पर ये जो संयंत्र देख रहे हो, इसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि ये यहाँ से इतना देखिए। अब इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि पहले स्टेज के अंदर हम बेसिकली हैवी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली जो यूरेनियम, बेसिकली जो एक प्रकार से यूरेनियम है उसका खंडन करने के लिए, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम बेसिकली हाई प्रेशर वाले जो वाटर वाला रिएक्टर है उसका यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल सी ये बात है। दूसरी बात हमें नजर आ रही है कि जब हम ये इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोड्यूस करेंगे तो इस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के साथ यूरेनियम के साथ हमें देखने को क्या मिलेगा। देखो, यूरेनियम तो हम यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखना। यूरेनियम का इसके अंदर यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पहले स्टेज में, और जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं तो उसके बाद हमें एक बाय प्रोडक्ट मिलता है। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट जिसका अब यूज ना हो। वो क्या होता था, प्लूटोनियम 239। अब ये जो Pu39 है यानी प्लूटोनियम 239 एक प्रकार से वेस्ट की तरह होता था और बहुत ही हजार्डस होता है, यानी बहुत जहरीला होता है। ठीक है, अब ऐसे में क्या है, इसको संभाल कर रखना बहुत मुश्किल काम होता था। तो अब बेसिकली हमें दूसरा स्टेज देखने को मिलता है जिसमें क्या होता है कि ये प्लूटोनियम 239 का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और यहाँ पर प्लूटोनियम के साथ साथ हम किसका यूज कर रहे हैं, थोरियम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना आ गया दूसरा स्टेज। अब लास्ट स्टेज अपने आप को इस प्रकार से नजर आता है। देखो, एक और बात कि जब हम इससे सेकंड स्टेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है, तो इस दौरान हमें क्या है, यूरेनियम 233 प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कौन से स्टेज का कौन सा बाय प्रोडक्ट है और दूसरी तरफ कौन से स्टेज का कौन सा रिसोर्स है। तो यहाँ पर पहले स्टेज का रिसोर्स क्या है, नेचुरल यूरेनियम। दूसरे स्टेज का रिसोर्स क्या है, थोरियम। और यहाँ पर पहले स्टेज का बाय प्रोडक्ट क्या है, प्लूटोनियम 239, और दूसरे स्टेज का बाय प्रोडक्ट क्या है, यूरेनियम 233। ठीक है, अब ये जो थर्ड स्टेज है इसके अंदर हम बेसिकली क्या है, यूरेनियम 233 का यूज करते हैं। ये बेसिकली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट से संबंधित। देखो, अब यहाँ पर पहला स्टेज तो इंडिया के अंदर ठीक ठाक अभी आ चुका है। अब इंडिया लगातार काम कर रहा है सेकंड फेज के ऊपर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के ऊपर। और आपने अभी हाल ही में न्यूज में सुना होगा कि इंडिया ने अभी लगभग 15 दिन पहले क्या किया है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को भी डेवलप कर लिया है, और ये दुनिया की चुनिंदा कंट्रियों में से एक शामिल हो चुका है जिसके पास फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के द्वारा बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी आ गई है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अभी इंडिया ने इतने बड़े पैमाने पर डेवलप नहीं किया है कि क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए। अभी हमने बस टेस्टिंग एक प्रकार से फुलफिल की है। और दूसरा स्टेज हमारे लिए इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे पास थोरियम के बहुत सारे रिजर्व हैं, यानी वर्ल्ड का लगभग 25% जो थोरियम है वो बेसिकली इंडिया के अंदर मिलता है। ये की फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड का 25% जो थोरियम रिजर्व है वो इंडिया के पास है। इस वजह से इंडिया को अब क्या है, दूसरे फेज पर क्या है, अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। अब यहाँ पर देख सकते हो शांति बिल, जो बेसिकली मैं बोल रहा था कि शांति बिल लेकर आया गया है जिसके अंतर्गत जो प्राइवेट प्लेयर है उनको भी बोल दिया गया है कि वो अपनी कंपनियां खोल सकते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट को खोल सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर उनको क्या है, बाकी चीजें को एक्टिविटी सप्लाई और ऑपरेटर इन सभी की मंजूरी प्रदान कर दी गई है, यहाँ पर यही बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर इसको ध्यान में रखिएगा, ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि एग्जेम्प्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ओन्ड बाय अ सेंटर फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू कवर लायबिलिटी। ठीक है, ये जो स्पेसिफिक फैक्ट है इसको आप यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। अब चलिए वापस आते हैं दोबारा जो हमने अभी पढ़ा था वहीं पे
कि ये टाइप कौन कौन से होते हैं। अभी हमने 3 स्टेज देख लिए और 3 स्टेज के अंदर हमने पहला स्टेज देखा था बेसिकली यहाँ पर हमने देखा था हाई प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का। ठीक है, अब हाई प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के अंदर बेसिकली क्या है, बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। अब उसमें भी बहुत सारे टाइप हैं। अब ये जो मीडियम सॉरी स्मॉल की बात हो रही है, अब उसके टाइप को आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहला टाइप यहाँ पर क्या है, लाइट वाटर रिएक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है, देखो आप इसको ना सेग्रीगेट करना सीख लो। यहाँ पर सबसे पहले मैंने बात की थी 3 स्टेज की। 3 स्टेज में से भी पहला स्टेज के भी 3 पार्ट, स्मॉल, मीडियम और क्या बोलते हैं, लार्ज। अब स्मॉल वाला जो पार्ट है उसके यहाँ पर अब मैं पार्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर नजर आ रहा है लाइट वाटर रिएक्टर, पहला पार्ट, जिसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, कूलेंट के रूप में वाटर का यूज किया जाता है। बेसिकली इसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो पूरा का पूरा थर्मल पावर, नॉट थर्मल बट पावर प्लांट है, वो बहुत ज़्यादा हीट करती है मशीनें। इसको कूल रखने के लिए बेसिकली कूलेंट की ज़रूरत होती है, और यहाँ पर कूल करने के लिए वाटर का यूज़ किया जाता है। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो लाइट वाटर रिएक्टर वो यूनिट होती है जहाँ पे वाटर का एज अ कूलेंट यूज किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर, बेसिकली हीलियम गैस का यूज किया जाता है किसी चीज को ठंडा करने के लिए। ठीक है, साथियों ध्यान रखिएगा, अभी तमिलनाडु से या कोई स्टेट है वहां से खबर आई थी कि यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे जो एक प्रकार से श्रिम्प का एक प्रकार से खेती करने वाले लोग हैं, या फिर वो जो प्रिजर्व करके रखते थे, उन सभी की डेथ हो गई है। बेसिकली वहां पर जो फैक्ट्री नॉर्म्स हैं उनको सही से पालन नहीं किया गया था, इस वजह से। तो वहां पर भी आप देख रहे होंगे कि हीलियम की वजह से लोगों की जान गई थी। ठीक है, दूसरी न्यूज बता रहा हूं मैं आपको कि वहां पे भी क्या है, अभी 2 दिन पहले हीलियम की वजह से जान गई थी। अब हीलियम, आप यहाँ पर बात अच्छे से समझ सकते हो कि हीलियम का कहीं भी अगर आपको यूज समझ में आए, अगर पता नहीं चल रहा है कि इसका क्या आंसर होगा, तो सिंपल सा मेंशन कर देना हीलियम एज अ कूलेंट। ठीक है, कूलेंट के रूप में वो बहुत जो गर्म चीज होती है उसको कूल करने के लिए काम आती है हीलियम। ठीक है, इसी के साथ साथ लिक्विड मेटल कूलेंट रिएक्टर, जिसमें सोडियम लेड का यूज किया जाता है कूलेंट कूल करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ चौथे नंबर पे हमें नजर आता है मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर, जिसमें मोल्टेन और सॉल्ट का यूज किया जाता है, एक स्पेसिफिक मिक्सचर का यूज किया जाता है जो अपने रिएक्टर्स हैं उन सभी को ठंडा रखने के लिए। ठीक है, तो ये हमने डिटेल में बात कर ली। तो आर्टिकल से संबंधित देखो जितने भी मेन पॉइंट थे वो तो हमने बात कर लिया। अब कुछ एडिशनल पॉइंट भी देख लेते हैं। सबसे पहले एसएमआर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो एक प्रकार से इंडिया के अंदर बेसिकली क्या है, हमने टारगेट ले रखा है कि 2070 तक हम अपने आप को नेट जीरो कार्बन एमिटर बना लेंगे। अब नॉर्मल सी बात है, कार्बन एमिटर एमिशन को रिड्यूस करना है तो सबसे पहले हमें थर्मल पावर प्लांट को हटाना पड़ेगा और न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कम प्रदूषण होता है। और यहाँ पर डीकार्बोनाइजेशन के लिए हमारा पहला इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। दूसरा नजर आ रहा है कि ये बेसिकली क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर एप्लीकेबल है। ठीक है, इंडस्ट्री इसके माध्यम से चलाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट और हाइड्रोजन प्रोडक्शन। ठीक है, ये सभी के सभी एरिया में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने में मदद कर सकता है। तीसरा एनर्जी सिक्योरिटी, ये 24 घंटे हमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सकता है। पांचवा नजर आता है कि हमारा जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसको बढ़ा सकता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, अभी हम बेसिकली देशों से बिजली खरीदते हैं, जैसे हम नेपाल से बिजली खरीदते हैं, भूटान से बिजली खरीदते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारे क्या है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, वहीं से बिजली बिहार के अंदर आती है। अब ऐसी सिचुएशन में हम उनको पैसा देते हैं, जब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट लग जाएंगे तो हमारे क्या बोलते हैं, इतनी कैपेसिटी बढ़ सकती है कि ना सिर्फ हम बाहर देशों से बिजली खरीदना बंद कर देंगे, बल्कि इतनी अच्छी कैपेबिलिटी हो सकती है कि हम दूसरे देशों को बेचने लग जाए। ठीक है, तो ये कुछ फीचर है, कुछ फायदे हमें नजर आ रहे हैं स्मॉल क्या बोलते हैं, ब्रीडर रिएक्टर की। ठीक है, तो
अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं शांति एक्ट क्या है। तो शांति एक्ट को बेसिकली 2025 में लेकर आया गया था, जिसके अंदर बेसिकली क्या है, इसकी आप फुल फॉर्म देख सकते हो, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट 2025। इसका बेसिक उद्देश्य ये था कि जो हमारा न्यूक्लियर सेक्टर है उसको मॉडर्नाइज करना, और इसी के साथ प्राइवेट सेक्टर है उसको आगे बढ़ाना, और यहाँ पर कंपनियां हैं उनको आगे बढ़ाना। अब यहाँ पर मेजर प्रोविजन ये था कि हमारे पास पहले जो एक्ट थे 1962 का और 2010 का, जिसके अंदर ये बोला गया था एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, सिविल लिबर्टी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। इसमें हमने ये बोला था कि मान लीजिए कोई न्यूक्लियर डिजास्टर होता है, तो ऐसे में क्या है, उस कंपनी की जिम्मेवारी होगी जिसने वो प्लांट लगाया है या फिर जो उसको रेगुलेट कर रहा है। अब ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां इंडिया के अंदर अपने पावर प्लांट लगाना तो चाहती हैं, लेकिन कोई लगाता नहीं है। क्यों नहीं लगाता? क्योंकि उनको पता है कुछ भी अगर मान लीजिए गलती से घटना हुई तो गवर्नमेंट सारा का सारा जो दोष है उन पे रख देगी। इस वजह से गवर्नमेंट ने एक नया बिल लाया इन दोनों को रिप्लेस करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं शांति एक्ट 2025। इसके अंदर जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको न्यूक्लियर फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए मना लिया गया। इसी के साथ साथ न्यूक्लियर इक्विपमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए भी उनको अधिकार दे दिया। ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना जो न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं उनको वो अधिकार दे दिया गया। इसी के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये भी अधिकार किसको दे दिया गया है? बेसिकली प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो एकदम बारीक प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत लोगों को ये शायद समझ में भी ना आए कि क्या उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी अधिकार दे दिया गया है। तो हाँ, इसी के साथ साथ बेसिकली यहाँ पर इनको ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने का भी अधिकार दे दिया है, जो न्यूक्लियर फ्यूल होते हैं उन सभी को, यूरेनियम और बाकी चीज़ों को। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये अधिकार उनको दे दिए गए हैं, लेकिन ये सारे अधिकार उन्हीं कंपनियों को हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस प्राप्त हों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपनी को अधिकार है, गवर्नमेंट जिसको लाइसेंस देगी उसी को ये अधिकार होगा। अब बात करते हैं इंडिया के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी का टारगेट। मैंने बताया 2047 तक हम नेट जीरो एमिशन करना चाहते हैं, 2047 तक हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, और 1000 गीगावाट जो है वो हम क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा हमारा टारगेट है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बात करते हैं 3 स्टेज इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसको हमने पहले देख लिया। इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जो कि कंसिडर किए जाते हैं फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। पहला हमने देख लिया प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जिसके अंदर बेसिकली क्या है, नेचुरल यूरेनियम का यूज किया जाता है कूलेंट के रूप में, ठीक है। हैवी वाटर का यूज किया जाता है और इसका बाय प्रोडक्ट होता है प्लूटोनियम 239। सेकंड में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसमें प्लूटोनियम बेस फ्यूल जो होती है, यानी ये जो प्लूटोनियम 239 होता है इसी का हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल। फिर उसके बाद बेसिकली इसका बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, यानी वेस्ट क्या निकलता है, यूरेनियम 239, ठीक है। अब इसी के साथ इसके माध्यम से हम 500 मेगावाट तक की बिजली बना सकते हैं, और जो पहले वाला था उसके माध्यम से हम 30 से लेकर 300 मेगावाट तक की बिजली बना सकते हैं। इसी के साथ थर्ड फेज हमें नजर आता है थोरियम बेस्ड रिएक्टर। थोरियम बेस्ड रिएक्टर के अंदर हमने देखा यूरेनियम 233 का यूज किया जाता है एज अ फ्यूल, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं आगे। कलपक्कम के अंदर हमने बेसिकली क्या है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी तैयार कर दिया है। आज से लगभग ये 1 महीने पहले की न्यूज़ है, लगभग 15 दिन पहले या 1 महीने पहले की न्यूज़ है। तो ध्यान रखिएगा, अभी अभी इसको डेवलप किया गया और भारत में पहली बार डेवलप किया है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इंडिया ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट प्राप्त की है। वो अचीवमेंट क्या है कि कलपक्कम के अंदर हमने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को डेवलप कर लिया है, ठीक है, जिसके माध्यम से हमने क्या किया, 500 मेगावाट तक की बिजली बना सकते हैं। ऐसी कैपेबिलिटी हमारे पास है। अब ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि फुल फ्लेज्ड हमने अभी नहीं बनाया, बल्कि एक प्रकार का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा PFRBR यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इस प्रकार से हमें यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, तो बाकी चीजों को आप यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। एटॉमिक एनर्जी, ये कुछ सेंटर्स हैं, स्टैटिक फैक्ट है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा ताकि आपकी जो तैयारी है और भी ज़्यादा अच्छी हो पाए। ठीक है, इंडिया के पास 25% थोरियम रिजर्व है, केरला के अंदर सबसे ज़्यादा, तमिलनाडु के अंदर सेकंड नंबर पे, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के अंदर इस प्रकार से हमारे देखने को मिलते हैं। इसी के साथ एक बेसिक पॉइंट आपको ये नजर आएगा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनके अंदर बेसिकली क्या है, जो मदद है वो फ्रांस, रसिया, यूके के द्वारा, यूएसए के द्वारा किया गया है। फ्रांस के द्वारा अभी हमने एक डील साइन की है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर के ऊपर हमने क्या है, साइन किया है। जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट भी फ्रांस की सहायता से डेवलप किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा जैतपुर पावर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो फ्रांस की सहायता से बनाया जा रहा है। ये सारे बेसिक फैक्ट को हमने डिटेल में यहाँ पर देख लिया है। तो साथियों, ये जो पूरा आर्टिकल था इससे संबंधित एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आप यहाँ पर देख सकते हो, आंसर कीजिएगा इसको। अभी हमने देखो चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर कहीं भी आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से आप यहाँ पर आंसर भी कीजिएगा ताकि आप अच्छे से रिकॉल कर पाए। ये है आर्टिकल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, और इस प्रकार से आप यहाँ पर देखोगे जो भी इसका आंसर हो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ABC या जो भी इसका आंसर हो। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल की तरफ। ठीक है, अब ये जो लास्ट आर्टिकल है वो अपना बात कर रहा है राइट टू वॉक ओवर द फुटपाथ। अब यहाँ पर आप इमेज में ही देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, हालांकि आप सभी न्यूज़पेपर्स में इसको देख सकते हो क्योंकि लगातार ये अभी न्यूज़ में बना हुआ है। अब देखो, एक तरफ आप यहाँ पर रोड देख रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली मेन रोड है, और ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो ना ये क्या है, फुटपाथ है। लेकिन आप सिचुएशन देखो, जो ये बाइकर्स हैं वो लोगों ने क्या किया, जहां पर लोग पैदल चलते हैं फुटपाथ पर उसको भी ब्लॉक कर दिया, वहां पे भी गाड़ियां चला रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसी वजह से यहाँ पर क्या किया है, वॉक ऑन द बेसिकली फुटपाथ इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, इस प्रकार से क्या है जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला है। अब ये बोला क्यों है, क्या जरूरत पड़ गई सुप्रीम कोर्ट को? बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या था कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट का केस आता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक छोटे बच्चे 5 साल की जो छोटे बच्चे हैं उसकी डेथ हो जाती है। अब उसका जो फादर है उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या किया, अपील दायर की कि वो जो फुटपाथ होता है उसके ऊपर थे, और ऊपर से ये जो गाड़ी वाला था वो फुटपाथ पे आता है, और उसके बाद क्या है इनको उसने टक्कर मार के बच्चे की जान ली है। अब ऐसे में क्या है, इसी केस की सुनवाई करते समय जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने ये जजमेंट दी है। ठीक है, कि जो फुटपाथ है उसके ऊपर चलना एक फंडामेंटल राइट है। अब इसको कोई भी ऐसे ब्लॉक नहीं कर सकता है। अब आइए कुछ की फैक्ट देखते हैं कि फंडामेंटल राइट बोलते हुए क्या क्या चीजों को ध्यान में रखा है। सबसे पहले आप यहां पर देख रहे हो आर्टिकल 19, ठीक है, 1D, जो कि बात कर रहा है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में, कोर्ट ने इसका मेंशन किया। इसी के साथ आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये भी क्या है इससे एसोसिएट यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें और बाकी चीजें हैं कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो बेसिकली क्या करे, अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करे, जो बेसिकली पेडेस्ट्रियन इलाके, पेडेस्ट्रियन आप सभी समझते होंगे, पेडेस्ट्रियन उसको कहते हैं जो फुटपाथ के ऊपर चलने की जगह होती है, उसी को पेडेस्ट्रियन कहते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि पेडेस्ट्रियंस होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाए, और ये सारी चीजें करना क्या है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी की ड्यूटी है। इसी के साथ पंचायत और यहाँ पर MCD और यहाँ पर जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती है, इन सभी का ये काम है कि वो जो फुटपाथ है उसको अच्छे से कंस्ट्रक्ट करे। इसी के साथ जो पेडेस्ट्रियन है उसका जो जोन है, डिमार्केशन है, वो ठीक ढंग से करे। ठीक है, इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो कि
जो फुटपाथ है मेंटेन करना, बाकी सारे काम यहाँ पर इसी के नजर आते हैं। तो ये बेसिकली बात हो गई। और दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस भी हमने देख लिया, आर्टिकल 19(1)(d) जो कि बात कर रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्रीली मूव करना, और आर्टिकल 29 लाइफ, पर्सनल लाइफ, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की जो बात करता है, इस दोनों आर्टिकल से इसको एसोसिएट करके देखा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी चीजों को भी आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि इस आर्टिकल से संबंधित है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जजमेंट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। ठीक है, ये जजमेंट इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो पेडेस्ट्रियन हैं उनकी सेफ्टी इस वजह से जरूरी है। दूसरी तरफ यहाँ पर इंक्लूसिव अर्बन प्लानिंग हो, इस वजह से ये जजमेंट जरूरी है। इसी के साथ साथ सस्टेनेबल और जो मोबिलिटी है उसको एनकरेज किया जाए, साइकिलिंग के लिए, वाइकलिंग, वॉकिंग के लिए। इसी के साथ साथ बाकी जो एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारे रोड और घर के बाहर, उसको डेवलप किया जाए, इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ ह्यूमन सेंट्रिक सिटीज़ हों, ये जरूरी है। इसी के साथ पीपल सेंट्रिक प्लानिंग हो हमारी जो एमसीडी है और बाकी ऑर्गेनाइजेशन की, इस वजह से ये जरूरी है। अब कोर्ट ने ये सारी जरूरी बातों को बोलते हुए कुछ कंसर्न भी जताए हैं कि बेसिकली क्या है कि लगातार जो हमारे फुटपाथ हैं उनका एनक्रोचमेंट होता चला जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स लगाए दिए जाते हैं, और जो अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग जो है वो बेसिकली क्या है, व्हीकल को फेवर करता है। ठीक है, ना कि बेसिकली जो पेडेस्ट्रियन है उन सभी को। इसी के साथ साथ यहाँ पर लेक ऑफ सेफ पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, जो कि लगातार एक सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम हमारे सामने बनती चली जा रही है। अब देखो कैसे सिविलाइजेशन प्रॉब्लम बनती चली जा रही है कि हमारे पास ना कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि कौन किस एरिया पर चलेगा। कोई किसी तरफ जा रहा है तो दाईं तरफ वाली रोड से चलेगा या बाईं तरफ वाली रोड से चलेगा। जो गाड़ियां हैं वो कौन सी लेन में चलेंगी, कौन सी लेन सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों के लिए है, कौन सी लेन सिर्फ और सिर्फ ट्रक के लिए है, कौन सी लेन सिर्फ और सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए है या साइकिल या बाईसाइकिल वालों के लिए है। ये हमारा कुछ स्पेसिफिक डिमार्केशन हमें नहीं नजर आ रहा। और यहाँ तक कि जो अगर हम कानून उठाकर देखेंगे ना, कानून में भी ठीक ढंग से मेंशन नहीं किया गया है कि जो पेडेस्ट्रियन हैं उनके बेसिकली क्या अधिकार होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर चीजों को देख सकते हो। पेडेस्ट्रियन का मतलब हमने देख लिया, इसी के साथ कॉन्सेप्ट हमने कुछ देख लिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने टारगेट ले रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 का, जिसमें हम बात करते हैं कि हमारी जो सिटीज होंगी वो सस्टेनेबल होंगी और जो कम्युनिटी होंगी वो बढ़िया होंगी। तो ये जो गोल है उसको भी प्रमोट करता हुआ यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है। इसी के साथ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 हमें नजर आता है, जिसमें बेसिकली रोड सेफ्टी और व्हीकल रेगुलेशन से संबंधित बात की गई है, लेकिन किसी भी तरह से पेडिस्ट्रियन सेफ्टी की यहाँ पर बात नहीं की जाती है, जो कि एक बेसिकली प्रॉब्लम हमें नजर आती है। इसी के साथ नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी भी नजर आता है 2006 का, जिसमें बेसिकली बोला जा रहा है कि मूविंग पीपल नॉट व्हीकल। ठीक है, बात की जा रही है कि ये बेसिकली फोकस करता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट के ऊपर, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सभी के ऊपर ये बेसिकली जो विजन है 2006 का ये फोकस करता है। ठीक है, अब ग्लोबल लेवल पे देखोगे तो हर कंट्री में क्या है, आपको पूरा अच्छे से पेडेस्ट्रियन और एक प्रकार से साइकिल चलाने की जगह, पैदल चलने की जगह आपको सड़क के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन इंडिया में ये चीज की कमी हमें बहुत बड़े पैमाने पर नजर आ रही है। इसी के साथ साथ स्मार्ट सिटी हमें देखने को मिलता है, अमृत मिशन में देखने को मिलता है, कंप्लीट स्ट्रीट फ्रेमवर्क देखने को मिलता है। ये सारी चीजें देखने को मिलती है जिसके माध्यम से इंडिया के अंदर बेसिकली क्या है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप है उसको फिल करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस हम पहले ही देख चुके हैं कि ये एक्ट का सिग्निफिकेंस ये होगा कि ये सारी चीजें क्या है, इंप्रूव होती हुई हमारी नजर आएंगी। आप यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। ये जो अभी हमने आर्टिकल पढ़ा इसके ऊपर
ठीक है, ये 2026 के जजमेंट के ऊपर ये पूरा बेस है। 3 यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, अब 3 स्टेटमेंट से कौन स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पर आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4। और इस प्रकार से जो भी इसका सही आंसर हो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है वो जरूर पसंद आया होगा। अगर आर्टिकल पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर बेस पर इसी तरह से वीडियो देखने के लिए। और साथियों ध्यान रखिएगा, कल की जो क्लास होगी वो सुबह 10 बजे होगी, तो लाइव कल सुबह 10 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथियों लास्ट में जाते जाते आपके लिए इंफॉर्मेशन, करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन 499 डेली का, वीकली, मंथली और पूरे साल भर का करंट अफेयर बुकलेट पीडीएफ फॉर्म में आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए ये फ़ोन नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस प्रकार से हमारी मंथली मैगजीन होगी। ये पूरे साल भर का करंट अफेयर मैगजीन भी इस प्रकार से रहना है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, इंडियन पॉलिटी की, इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, सारे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर साल के एंड में यहाँ पर जो मंथली मैगजीन है वो मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।